नमस्कार, आप सभी का मैं डॉक्टर अरविंद शर्मा, सह आचार्य भौतिक शास्त्र, राजकीय डूंगर महाविद्यालय बीकानेर स्वागत करता हूं। क्वांटम मैकेनिक्स की लेक्चर सीरीज में बीएससी भाग तृतीय के लिए जो हमारा ये लेक्चर चल रहा है, लेक्चर सीरीज चल रही है, उसमें आज हम यूनिट फर्स्ट क्वांटम मैकेनिक्स पेपर फर्स्ट के लिए जो टॉपिक है, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन सच एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम, कंटिन्यू करेंगे। पिछली बार लेक्चर में हमने इसका बैकग्राउंड रखा था कि इसकी क्यों आवश्यकता हुई और किस प्रकार से ये क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। जो आपके सिलेबस में सबसे पहला टॉपिक दिया हुआ है, फेलियर ऑफ क्लासिकल फिजिक्स टू एक्सप्लेन द फिनोमेनन सच एज ब्लैक बॉडी स्पेक्ट्रम। इसी को दूसरी तरीके से आप देख सकते हैं कई बुक्स में या लिटरेचर में, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, लिमिटेशंस ऑफ क्लासिकल थ्योरी, फेलियर ऑफ वीन्स एंड रेले-जीन्स रेडिएशन। क्योंकि वीन और रेले-जीन्स के जो रेडिएशन लॉ थे वो क्लासिकल फिजिक्स के लॉज माने जाते हैं और क्लासिकल फिजिक्स के ही थे, ये पहले से ज्ञात थे। इसके पश्चात क्वांटम मैकेनिक्स का ओरिजिन हुआ। तो सबसे पहले हम समझेंगे वीन का रेडिएशन लॉ क्या है और किस प्रकार से इसके द्वारा ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम को समझाने में असफलता रही। वीन्स रेडिएशन लॉ, इसमें मैं आपको बता दूं, नॉर्मली स्टूडेंट्स 11th क्लास में वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ पढ़ते हैं, लैम्डा mt इक्वल टू कांस्टेंट, परंतु ये उससे भिन्न है। कि आप बिल्कुल ध्यान रखें, ये रेडिएशन लॉ है, वो डिस्प्लेसमेंट मींस डिस्प्लेसमेंट, ओके। इसके द्वारा वो आ सकता है, इसका ही एक कंसिक्वेंस है वो शॉर्ट में, परंतु उसके द्वारा ये लॉ नहीं आएगा। तो आप ध्यान रखें, यहाँ वीन्स रेडिएशन लॉ जो है उसको समझ रहे हैं और उससे ब्लैक बॉडी रेडिएशन स्पेक्ट्रम जो है, एनर्जी स्पेक्ट्रल डिस्ट्रीब्यूशन को किस तरह से समझाने में नाकामयाबी रही, उसको हम यहाँ समझें। जैसा कि आपको पता है, लूमर तथा प्रिंगसेम के द्वारा प्राप्त, लूमर प्रिंगसेम ने परिणाम पर एक्सपेरिमेंट प्रयोग किया था, जिसमें कृष्णिका के विकिरण में ऊर्जा वितरण वक्रों को ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्लॉट किया गया था, प्रायोगिक ऑब्जर्वेशन के द्वारा प्लॉट किया गया, ठीक है। और इसका सैद्धांतिक रूप से व्याख्या, थ्योरेटिकली इसको एक्सप्लेन किया वीन ने। रिसर्च में क्या होता है, या तो सैद्धांतिक या थ्योरेटिकल रिसर्च पहले आती है, तो उसके पश्चात कोई जो एक्सपेरिमेंटलिस्ट होता है वो प्रयोग के द्वारा उसको सिद्ध करता है। कई बार क्या होता है, एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशंस पहले आ जाते हैं, फिर कोई साइंटिस्ट सैद्धांतिक नियमों, थ्योरेटिकल लॉज के द्वारा उसको सिद्ध करता है। इस तरह से कोरिलेशन होता है। कोई भी चीज पहले आ सकती है, एक्सपेरिमेंट पहले आ सकता है, थ्योरी पहले आ सकती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जो सिद्धांत है या जो नियम है वो नेचर के अकॉर्डिंग या फंडामेंटल लॉज के अकॉर्डिंग सही है या गलत है, उसको चेक किया जाता है। तो यहाँ पर वीन ने बताया कि यदि हम स्पेक्ट्रमी ऊर्जा घनत्व, स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी वर्सेस वेवलेंथ अगर प्लॉट करें, तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, सामान्य रूप से किसी कांस्टेंट टेम्परेचर पे अगर प्लॉट करें तो इस तरह का कर्व, जो फर्स्ट T1 टेम्परेचर पे कर्व दिखाया गया है, तो इस प्रकार से कर्व अपने को प्राप्त होता है। और अगर टेम्परेचर को कम किया, बढ़ाया जाए, तो इस प्रकार से आप ये देख रहे हैं, जो पीक है वो लेफ्ट साइड में शिफ्ट। अगर T1, T2, T3 टेम्परेचर बढ़ाया जाए तो कर्व की शेप सेम रहती है, कर्व के नीचे जो अंडर एरिया है वो बदलता है, और जो पीक है वो पीक लैम्डा के अकॉर्डिंग देखें तो शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रही है। ये देखिए, ये क्या हो रही है, शॉर्टर वेवलेंथ की ओर शिफ्ट हो रही है, ओके। इसी प्रकार से इसको अगर फ्रीक्वेंसी के रूप में देखें
तो आप ये देखेंगे कि न्यू वर्सेस यू लैम्डा, ये यू लैम्डा है, ये यू न्यू है, दिस इज यू न्यू और दिस इज फ्रीक्वेंसी वर्सेस यू न्यू, ओके, इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो आप ये देख रहे हैं टेम्परेचर सिमिलरली इंक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर जो है इधर इंक्रीज हो रहा है। तो यहां से हम क्या देख रहे हैं कि आपकी जो पीक है वो किधर शिफ्ट हो रही है, पीक शिफ्ट हो रही है हायर फ्रीक्वेंसी, ओके। ये ऑब्जर्वेशंस जो है वो प्रायोगिक ऑब्जर्वेशंस थे जिनको वीन ने थ्योरेटिकल सैद्धांतिक रूप से समझाने का प्रयास किया। वीन ने ऊष्मागतिकी के नियमों का उपयोग किया, थर्मोडायनेमिक्स के जो लॉज है उसके आधार पर उसने सिद्ध किया कि यदि आपके पास में लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्ध्य प्रयास वेवलेंथ रेंज अगर लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा ली जाए और किसी नियत ताप पर दिए गए ताप का मतलब टेम्परेचर आप कांस्टेंट ले रहे हैं, तो उस स्थिति में विकिरणों के लिए कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी उत्सर्जन क्षमता, ब्लैक बॉडी की स्पेक्ट्रल इमिसिव कैपेसिटी, स्पेक्ट्रल इमिसिव पावर कह सकते हैं, कृष्णिका की स्पेक्ट्रमी ऊर्जा उत्सर्जन क्षमता ई लैम्डा जो है उसका फॉर्मूला ये, फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए अपॉन लैम्डा रेज टू 5 एफ लैम्डा टी डी लैम्डा, जहां एफ लैम्डा टी चर लैम्डा टी का फलन है, एफ लैम्डा टी चर लैम्डा टी का फलन, ये कोई पैरामीटर है जिसका ये फंक्शन है। यहां हम क्या देख रहे हैं कि इस पर डिपेंड कर रहा है लैम्डा के पावर 5 के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, और यहां हम देखते हैं फैक्टर इस पर डिपेंड करता है। और जब इस फैक्टर को निकाला गया कृष्णिका के वर्ण क्रम में ऊर्जा के वितरण वक्र, जो आपका वितरण वक्र था, और मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र जो थर्मोडायनेमिक्स से आप पढ़ते हैं, मैक्सवेल का ऊर्जा वितरण वक्र, इनका दोनों का जब कंपैरिजन किया गया तो उस कंपैरिजन से एफ लैम्डा टी का मान ई रेज टू माइनस ए अपॉन लैम्डा टी आया, जहां ए एक नियतांक है। इस प्रकार से लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के मध्य इस रेंज में कृष्णिका द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की जो मात्रा है उसका फॉर्मूला, यहां सिर्फ हमने क्या किया, एफ लैम्डा टी के मान को रिप्लेस किया है। तो ई लैम्डा डी लैम्डा इक्वल टू ए लैम्डा रेज टू माइनस 5 ई रेज टू माइनस ए अपॉन लैम्डा टी डी लैम्डा। यह नियम वीन का विकिरण नियम, वीन्स रेडिएशन लॉ, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूं, दिस इज वीन्स रेडिएशन लॉ, नॉट वीन्स डिस्प्लेसमेंट लॉ, दिस इज वीन्स रेडिएशन लॉ, ये कहना है। अब इसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये संपूर्ण वक्र को समझाने में असफल रहता है जब इसको प्लॉट किया गया, क्योंकि आप यहां देख रहे हैं ई लैम्डा डी लैम्डा, ई लैम्डा और यू लैम्डा में ये रिलेशन होता है। ये आप जो आपने कर्व खींच रखा है वो खींच रखा है आपने स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी, एक वर्णी मोनोक्रोमेटिक स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी। तो यू लैम्डा सिंपली आप देखिए कि यू लैम्डा ई लैम्डा और बीच में सिर्फ ये कांस्टेंट आ रहा है 4/c, ओके। तो कर्व बिल्कुल सेम आएगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस आता है। इसलिए जो आप प्लॉट करेंगे तो ई लैम्डा और लैम्डा का भी वही उसी प्रकार का वक्र आएगा जैसा यू लैम्डा का, ठीक है। तो जब हम इसको प्लॉट करते हैं तो हम ये देखते हैं कि संपूर्ण जो वक्र है, पूरा जो कर्व आ रहा है आपका, उसको नहीं समझा पा रहा, क्योंकि ये पूरा कर्व वैसा का नहीं बना। और वीन का नियम जब इसको प्लॉट किया गया, इसको जब प्लॉट किया गया ई लैम्डा या यू लैम्डा को, तो लघु तरंगदैर्ध्य या अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी के लिए तो ये सत्य पाया गया। लघु तरंगदैर्ध्य मतलब आपके यहाँ पर तो ये सही है, इस रेंज में तो सही हो गया, और उसके बाद में ये जो है हायर फ्रीक्वेंसी हायर वेवलेंथ के लिए, अर्थात ये कर्व जो है यूं चला जाएगा एक तरह से, अगर इसको देखें तो यहाँ तक तो सही हो जाएगा और यहाँ फिर वो आगे ऊपर चला जाएगा।
इस पोर्शन में ये कर्व जो है यहाँ नहीं आएगा, ये ऊपर की डायरेक्शन में यहाँ पर चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा और यहाँ नीचे नहीं आएगा। अर्थात आपके ये जो कर्व है वो लघु तरंगदैर्ध्य के लिए तो सही है, शॉर्टर वेवलेंथ या स्मॉल वेवलेंथ के लिए तो सही है, अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी के लिए सही है, हायर वेवलेंथ या लॉन्गर वेवलेंथ के लिए लागू नहीं होता, क्योंकि वहां वो रिजल्ट्स जो है वो ये कहते हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ में वो कर्व वैसा नहीं आकर वहीं इस ऊपर क्लाइंबिंग शेप की तरह ऊपर चला जाता है, डाउन नहीं आता। ई लैम्डा यू लैम्डा का मान कम नहीं होता है, वो अधिक होता जाता है। तो इस तरह से हम ये समझ सकते हैं कि जो आपका वीन का नियम है वो सिर्फ लघु तरंग स्मॉल वेवलेंथ या स्मॉल वेवलेंथ और अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी के लिए लागू होता है। ठीक है, तो इसको हम एक वर्ड में याद रख सकते हैं, व्यूज का मतलब वीन्स रेडिएशन लॉ फॉर अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी एंड शॉर्ट वेवलेंथ। ओके, वीन का नियम दीर्घ तरंगदैर्ध्य मतलब लॉन्गर वेवलेंथ, हायर वेवलेंथ रेंज में ऐसा फॉल्ट रहता है। ये मैंने आपको बता ही दिया, यू लैम्डा और ई लैम्डा में रिलेशन होता है, इसको याद रख लीजिए, जिससे आपको ये क्लियर हो जाएगा कि ई लैम्डा और लैम्डा का जो वक्र कर्व है यू लैम्डा और लैम्डा के बिल्कुल समान होगा, मैग्नीट्यूड में डिफरेंस हो सकता है, वो जो 4/c के अपोजिट। वीन का नियम दो अवधारणाओं पर आधारित है। वीन का नियम क्या है? दो अवधारणाओं पर आधारित है, और दोनों अवधारणाएं क्या है? क्वार्टर में विकिरण की तीव्रता क्वार्टर में स्थित दोलकों की संख्या के समानुपाती माना जाता है। जो क्वार्टर है केविटी, चूंकि हम क्या कर रहे हैं, एक केविटी लेते हैं, केविटी में से जो रेडिएशन निकलता है उसको मेजर किया जाता है, उसमें रेडिएशन की इंटेंसिटी को मेजर किया जाता है, वो किसके प्रोपोर्शनल है? वहां स्थित मतलब जो केविटी है उसमें स्थित जो ऑसिलेटर्स हैं उनके नंबर के प्रोपोर्शनल है। इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ द ऑसिलेटर्स। इसी प्रकार से दोलकों द्वारा उत्सर्जित विकिरणों की आवृत्ति दोलकों की गतिज ऊर्जा के समानुपाती। जो ऑसिलेटर्स हैं उनसे जो रेडिएशन इमिट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी ऑसिलेटर्स की काइनेटिक एनर्जी के प्रोपोर्शनल होती है। तो इसको ध्यान रख सकते हैं, जिस तरह से E प्रोपोर्शनल E इक्वल टू H E प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है, उसके अकॉर्डिंग आप इसको इजीली रिमेम्बर कर सकते हैं। ओके, तो ये दो अवधारणाओं के आधार पर, इन दो अवधारणाओं पर वीन का नियम आधारित था। अतः वीन का विकिरण नियम केवल हमने क्या देखा, ये अवधारणाएं तो वीन ने ली थी, परंतु हमारा रिजल्ट क्या रहा कि ये सिर्फ शॉर्टर वेवलेंथ या स्मॉल वेवलेंथ के लिए ही लागू होता है, लघु तरंगदैर्ध्य के लिए लागू होता है। और प्रायोगिक ग्राफ से प्रायोगिक जो वक्र है उसके अनुरूप होता है, मगर लॉन्गर वेवलेंथ में ये वक्र जो है वो इसके अनुरूप प्राप्त नहीं होता। अर्थात वीन का नियम इसको समझाने में ऐसा था। इसके पश्चात रेले जीन्स ने इसके लिए प्रयास किया। रेले जीन्स ने अपना रेडिएशन लॉ दिया, विकिरण नियम दिया। रेले जीन्स ने 1900 में यह नियम दिया था और इन्होंने समझाने का प्रयास किया, या पोस्टुलेट्स कुछ लेते हुए, जब भी कोई लॉ आता है कुछ पोस्टुलेट्स लेते हैं, जिसमें इन्होंने माना कि कृष्णिका में अप्रगामी तरंगों की अवधारणा, क्या माना कि जो ब्लैक बॉडी है उसमें अप्रगामी तरंगों की अभिधारणा को मानते हुए मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन सांख्यिकी के आधार पर ऊर्जा वितरण के नियम का प्रतिपादन किया। कौन सा नियम दिया? एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन रेडिएशन। रेले ने क्या माना? रेले ने माना कि कृष्णिका की दीवारों में जो परमाणु स्थित है वो परमाणुविक दोलित्र एटॉमिक ऑसिलेटर की तरह ऑसिलेट करते हैं, और वहां से जो रेडिएशन वेव्स हैं, विकिरण तरंगे हैं, वो उत्पन्न होती हैं। और ये किस प्रकार से उत्पन्न होती है? ब्लैक बॉडी है, उसमें जो बाउंड्रीज हैं, वॉल्स हैं, वहाँ एटम्स हैं, एटम्स
क्या करते हैं, ऑसिलेट करते हैं और ऑसिलेशन से जो रेडिएशन वेव्स हैं वो इमिट होती हैं। और ये सिमिलरली वैसा का वैसा होता है जैसा कि आप लोगों ने 11th क्लास में क्यूबिकल कैविटी घनाकार कोटक के बारे में पढ़ा है, जहां स्टेशनरी वेव्स उत्पन्न होती हैं, वेव्स बनती हैं और किसी निश्चित तरंगदैर्ध्य फिक्स वेवलेंथ पे ओरिजिनेट होती है। दोलित्र की ऊर्जा मैक्सवेल बोल्ट्जमान की ऊर्जा संविभाजन नियम, जो ऑसिलेटर की एनर्जी है वो मैक्सवेल बोल्ट्जमान इक्विपार्टीशन एनर्जी लॉ के द्वारा ज्ञात की जा सकती है। रेले ने ये बताया, ये प्रूव किया कि न्यू प्लस डी न्यू तथा न्यू प्लस डी, अगर इस रेंज में फ्रीक्वेंसी रेंज ली जाए न्यू और न्यू प्लस डी न्यू, तो जो प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम वाइब्रेशनल नंबर ऑफ वाइब्रेशनल मोड्स कंपन विधाओं की संख्या के लिए फॉर्मूला डिराइव किया। हमें यहाँ डिराइव नहीं करना है, इससे हमें एक्सप्लेनेशन देखना है। एन न्यू डी न्यू इक्वल टू 8 पाई न्यू स्क्वायर अपॉन सी क्यूब डी, 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब अपॉन सी क्यूब डी। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है और यहाँ डायरेक्ट लिखना, डिराइव नहीं करना। ये आप 11th क्लास में देख चुके हैं, कर चुके हैं। इसी प्रकार इसको अगर वेवलेंथ टर्म में अगर अपन कन्वर्ट करते हैं लैम्डा, लैम्डा प्लस डी लैम्डा, तो ये फॉर्मूला बन जाता है एन लैम्डा डी लैम्डा बराबर 8 पाई पर लैम्डा फॉर डी। इसके साथ हमें आवश्यकता होगी कि मैक्सवेल बोल्ट्जमान ने ऊर्जा का संयोजन सिद्धांत के नियम से क्या सिद्ध किया था कि जो प्रत्येक कंपन विधा है, जो प्रत्येक एवरी वाइब्रेशनल मोड है, उसकी जो एवरेज एनर्जी होती है वो kT के बराबर होती है। एवरेज एनर्जी ऑफ एवरी वाइब्रेशनल मोड इज इक्वल टू kT। अब यहाँ पर हमारे पास में जो लैम्डा और लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच में जो ऊर्जा घनत्व यू लैम्डा डी लैम्डा किसके बराबर होगा, जो प्रति एकांक आयतन में कंपन विधाओं की संख्या है और जो औसत ऊर्जा है उनका प्रोडक्ट, जो हमने ऊपर जो दोनों डिराइव किए दोनों का प्रोडक्ट हो जाता है। इस प्रकार से ये रिलेशन इजीली यहाँ पर आ जाता है। इसको भी सीधा आपको याद रखना है, डिराइव नहीं करना है। अगर इसे फ्रीक्वेंसी टर्म्स में लिखें तो यू न्यू डी न्यू इक्वल टू एन न्यू डी न्यू के टी, वही चीज है, दोनों का प्रोडक्ट है, दोनों पार्ट का। और ये इक्वेशन जो है फ्रीक्वेंसी की टर्म में आता है। इस प्रकार से रेले जीन्स का जो विकिरण नियम है, हमने जो अवधारणाएं काम में ली थी, जो मैंने आपको शुरू में बताया था, दो अवधारणाओं पर आधारित, ऊर्जा के समविभाजन सिद्धांत, लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, क्वार्टर में प्रगामी तरंगों के बनने का सिद्धांत, जो केविटी, स्टेशनरी फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव्स इन द केविटी। जो फॉर्मूला हमने निकाला उससे यू लैम्डा, जो फॉर्मूला हमने डिराइव किया उससे यू लैम्डा और डी लैम्डा में अगर प्लॉट करें तो ये जो ब्लैक बॉडी है या कृष्णिका, उसके लिए कर्व है वो तो हम देख रहे हैं वैसा आता है। रेडिएशन रेले जीन्स लॉ के अकॉर्डिंग ये जो प्लॉट है लगभग यहाँ पर इस तरह से आता है। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं कि लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, दीर्घ तरंगदैर्ध्य के लिए सही पाया था। इसी प्रकार अगर फ्रीक्वेंसी में देखें तो फ्रीक्वेंसी में ये लोअर फ्रीक्वेंसी के लिए लागू होता है, हायर फ्रीक्वेंसी के लिए लागू नहीं होता। अर्थात अगर हम अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी पर चले जाएं तो यहाँ रेले जीन्स का नियम लागू नहीं होता। ये देखिए यहाँ पर ये ऊपर की तरफ जा रहा है, वापस कम नहीं हो रहा है यूनिट को मान। अर्थात रेले का जो रेले जीन्स का नियम है वो दीर्घ तरंगदैर्ध्य, लॉन्गर वेवलेंथ या लोअर फ्रीक्वेंसी, शॉर्टर फ्रीक्वेंसी के लिए लागू होता है, और लघु तरंगदैर्ध्य या हायर फ्रीक्वेंसी, अल्ट्रावायलेट फ्रीक्वेंसी के लिए लागू नहीं होता है। ये क्यों नहीं होगा? क्योंकि हम रेले के नियम में देख रहे हैं यू न्यू जो है न्यू स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, और जो यू होता है टोटल यू अगर हम देखें वो इंटीग्रल 0 to ∞ यू न्यू डी न्यू,
कुल ऊर्जा घनत्व जो है इस प्रकार से होता है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कुल ऊर्जा घनत्व अनंत हो जाएगा, और ये जो अनंत मान होता है ये फिजिकली एक्सेप्टेबल सॉल्यूशन नहीं है, एक असंभव परिणाम है जो हमारे प्रयोग में नहीं मिला था। अर्थात इस प्रकार से हमने क्या देखा कि पराबैंगनी आवृत्ति क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी वर्णक्रम ऊर्जा घनत्व का मान अत्यधिक प्राप्त होता है, मान बहुत अधिक प्राप्त होता है, जो प्रायोगिक परिणाम जो है उसे मैच नहीं खाता, उसके अनुरूप ये असंभव है। और इस घटना को पराबैंगनी विपद, अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफ कहते हैं। पराबैंगनी विपद अर्थात पराबैंगनी क्षेत्र में ये विपद, यहाँ से विपद मतलब अलग हट गया कर्व, इसलिए विपद कहते हैं। अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रफ, पराबैंगनी विपद इसे कहा जाता है। इस प्रकार से हमने क्या देखा कि चिरसम्मत भौतिकी के जो सिद्धांत है, क्लासिकल फिजिक्स के जो लॉज हैं, वो ब्लैक बॉडी रेडिएशन डिस्ट्रीब्यूशन कर्व को समझाने में असफल रहते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से रेले जीन और वीन्स ने प्रयास किया ब्लैक बॉडी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन लॉ को समझाने में, परंतु वो कामयाब नहीं हुए। इसके पश्चात नेक्स्ट प्लांक्स रेडिएशन लॉ आया, जो इस पूरे कर्व को समझाने में सफल हुआ। हम अगले लेक्चर में प्लांक्स रेडिएशन लॉ को भी समझने का प्रयास करेंगे, और उसमें ये देखेंगे किस प्रकार से प्लांक्स का रेडिएशन लॉ फुल कर्व को, अर्थात उस लॉ से जब हमने प्लॉट किया यू लैम्डा डी यू लैम्डा और लैम्डा या यू न्यू डी न्यू, तो कर्व जो है वो वैसा का वैसा आता है, वक्र वैसा ही आता है जैसा प्रायोगिक परिणाम में प्राप्त होता है। तो अगले लेक्चर में हम प्लांक्स रेडिएशन लॉ पढ़ेंगे। धन्यवाद।